चलो देखो, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। हम लोग कार्बन के अगर बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 और मास नंबर 12। तो इतना से एक चीज तो पता चला कि ये एलिमेंट मेरा कौन सा एलिमेंट हो गया? बोलो, कार्बन। और कार्बन में यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना है? तो एटॉमिक नंबर है 6, मास नंबर 12। अच्छा, एटॉमिक नंबर अगर कितना है? 6 है। तो एटॉमिक नंबर को डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के रूप में। तो एटॉमिक नंबर 6, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो गया? 6। न्यूट्रल है, इसमें कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 6। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा? 6। 12 है मास नंबर, तो मास नंबर में से नंबर ऑफ प्रोटॉन को घटा देंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल जाएगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 12 में से 6 गया, 6 हो जाएगा। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे हम लोग कि L M ऐसे ही लिखते हैं ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 2 गो, उसके बाद जाएगा 4, 6 का 6 गो हो गया। बोलो, तो अब इसमें नहीं गया हुआ है, ठीक है। अब ध्यान से बात समझो, इसमें कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, है ना, तो इसमें वैलेंस सेल क्या हो रहा है? बोलो, वैलेंस सेल कौन हुआ है? L। जिस सेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है उस सेल को बोलते हैं वैलेंस सेल। तो वैलेंस सेल क्या हुआ? L। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? वैलेंस सेल में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 4, यही हुआ ना। अच्छा, अब कार्बन के इलेक्ट्रॉन अरेंज होने में टोटल कितना नंबर ऑफ सेल यूज हुआ है? 2। तो यहां से पता चला कि कार्बन पीरियोडिक टेबल में कौन से पीरियड में आएगा? सेकेंड। तो चूंकि टोटल नंबर ऑफ सेल यूज हुआ है 2, तो अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो ये पीरियोडिक टेबल में, हम लोग पीरियोडिक टेबल में पढ़े थे लोग कि पीरियोडिक टेबल में 2 तरीके से लोग कोऑर्डिनेट लोकेशन देखते हैं, एक ग्रुप और एक पीरियड। तो पीरियोडिक टेबल में अगर पीरियड की बात करेंगे तो कौन से पीरियड में आएगा? सेकेंड पीरियड में आएगा। और अगर ग्रुप की बात करेंगे तो वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? बोलो, 4। तो वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 + 4 कितना हो जाएगा? 14। तो 14 हो गया, तो ये कौन से ग्रुप में आएगा? बोलो, 14। XIV ऐसे लिखते हैं ना, मतलब ग्रुप 14वां ग्रुप में क्या होगा कि ये आएगा पीरियोडिक टेबल में। तो ये इसका लोकेशन हो गया कि किसी भी पीरियोडिक टेबल में सेकेंड ग्रुप में प्रेजेंट रहेगा, सेकेंड ग्रुप में, और Na14 ग्रुप में। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अगर कार्बन के आइसोटोप्स की बात करें तो कार्बन का आइसोटोप्स कितना होता है? 3। कितना आइसोटोप्स होगा? 3 गो। एगो 6 तो एटॉमिक नंबर तीनों में होगा, लेकिन एगो में मास नंबर 12, एगो में 13, एगो में 14। तो अगर इसकी बात करें तो इसमें कितना रहेगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 इसमें भी रहेगा, प्रोटॉन 6 इसमें भी रहेगा, और प्रोटॉन 6 इसमें भी रहेगा। नहीं रहेगा क्या? सब न्यूट्रल है, तो इलेक्ट्रॉन 6 इसमें भी रहेगा, इलेक्ट्रॉन 6 इसमें भी रहेगा, और इलेक्ट्रॉन 6 इसमें भी रहेगा। न्यूट्रॉन की बात करें तो इसमें न्यूट्रॉन कितना रहेगा? 12 है ना, 6। इसमें न्यूट्रॉन कितना रहेगा? 13 में से 6 गया 7, और इसमें न्यूट्रॉन रहेगा 14 में से 6 गया 8। तो तीनों कार्बन के आइसोटोप्स में किस चीज में डिफरेंस है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में। वैसे नॉट ओनली कार्बन, किसी भी एलिमेंट्स का आइसोटोप्स न्यूट्रॉन के नंबर में डिफरेंस होने के चलते ही बनता है, ठीक है। इस तरह से कार्बन का 3 आइसोटोप्स, एक 12 वाला, 13 वाला, एक 14 वाला। 14 वाला आइसोटोप्स रेडियो एक्टिव होता है, इसका यूज हम लोग कार्बन डेटिंग वगैरह में करते हैं। कार्बन डेटिंग का मतलब किसी भी फॉसिल्स वगैरह का एज पता करने के लिए, कितना हजार साल पुराना है, कितना लाख साल पुराना है। देखो, कार्बन के हम लोग ईसी देखे थे, तो ईसी यही आया था ना, 2 और 4। तो यहाँ से हम लोग देखे थे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 4, और वैलेंस सेल हुआ L। तो वैलेंसी की अगर बात करें तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी इसकी? आउटर मोस्ट में 4 है, तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 लेगा।
या इनर वाला को फुलफिल्ड करने के लिए 4 को लूज करेगा। तो जब 4 को लूज करेगा तो इसको करना होगा या तो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन या 4 इलेक्ट्रॉन को लूज। तो ये ना ही 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है और ना ही लूज कर सकता है। ये करेगा क्या, 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, शेयर ही करेगा ना। इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 4। और वैलेंसी में हम लोग पढ़ते हैं कि वैलेंसी 2 टाइप से होता है, एक इलेक्ट्रोवैलेंसी और एक कोवैलेंसी। माने अगर इलेक्ट्रॉन को गेन या लॉस कर रहा है तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोवैलेंसी, और शेयर कर रहा है तो उसको बोलेंगे कोवैलेंसी। तो यहाँ से हम अगर नेचर की बात करें तो वैलेंसी के अकॉर्डिंग कार्बन का नेचर क्या हो गया, कोवैलेंट। हुआ कि नहीं हुआ, कोवैलेंट। क्यों, क्योंकि ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन को गेन या लूज नहीं करता है, क्या करता है कि शेयर करता है। इलेक्ट्रॉन को शेयर करने के लिए कार्बन के वैलेंसी को बोलेंगे हम लोग कोवैलेंट। मतलब कार्बन एक कोवैलेंट एटम है, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है कि शेयर करता है, साझा करता है। तो इसका नेचर क्या हो गया, कोवैलेंट। ठीक है, और कोवैलेंट में इसके पास टोटल कितना वैलेंसी है, 4। इसलिए इस कोवैलेंट को, कोवैलेंट तो है ही है, और 4 वैलेंसी होने के लिए इसको बोलते हैं टेट्रावैलेंट। तो नेचर में ये क्या हो जाएगा, टेट्रावैलेंट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब कार्बन के डॉट स्ट्रक्चर की बात करेंगे, डॉट स्ट्रक्चर। तो डॉट स्ट्रक्चर में क्या करते हैं हम लोग, किसी भी एलिमेंट का सिंबल लिखते हैं और उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को उसके आसपास में सजा देते हैं। तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 4। 1 2 3 4, ये हो गया इसका डॉट स्ट्रक्चर। और बॉन्ड स्ट्रक्चर में बॉन्ड लगा देते हैं, यही करते हैं ना, बॉन्ड स्ट्रक्चर। तो कार्बन का बॉन्ड स्ट्रक्चर, कार्बन हो गया ना, और 4 को इसका बॉन्ड हो गया। तो ये हो गया कार्बन का बॉन्ड स्ट्रक्चर। नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं, ऑक्सीजन का मैक्सिमम का वो कंपाउंड देखते हैं, मतलब फिर भी गिना चुना हुआ एक एक दो बहुत सारा है, लेकिन उसके बाकी दूसरा एलिमेंट, दूसरा मेटल, नॉन मेटल्स जितना कंपाउंड बनाया है उससे कितना ज्यादा टाइम्स कंपाउंड है किस चीज का, कार्बन का। तो कार्बन के पास कुछ खास प्रॉपर्टी है, तभी नो कार्बन बाकी सब कंपाउंड के रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा टाइम्स कंपाउंड का फॉर्मेशन किया है। तो वो इसलिए कि वो खास प्रॉपर्टी ये है कि फर्स्ट नंबर, कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी नहीं है और ना ही कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अभी हम लोग देखें कि उसका वैलेंसी कितना है, 4 वैलेंसी। तो कार्बन इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर रहा है, माने पॉजिटिव कैरेक्टर का नहीं है। इलेक्ट्रॉन को गेन भी नहीं कर रहा है, माने इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का भी नहीं है। क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है, माने कौन सा नेचर का है, कोवैलेंट। ठीक है, तो कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी नहीं है और कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव भी नहीं है। हालांकि इट कैन आल्सो लिंक विथ दिस टाइप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। फिर भी कार्बन इलेक्ट्रो, नॉर्मली क्या होता है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला इलेक्ट्रोपॉजिटिव के पास, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को दे रहा है और एक इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, एक डोनर है और एक रेसिपिएंट है। तो कार्बन तो है कोवैलेंट, तो किसी दूसरे कोवैलेंट एलिमेंट के साथ तो इलेक्ट्रॉन शेयर करबे करेगा। कार्बन बहुत सारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ भी लिंक करता है और लिंक करके कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। कार्बन एक नॉन मेटल है, ये तो भाई ठीक है, हम लोग को प्रॉपर्टी से पता है। मेटल एंड नॉन मेटल में हम लोग देखते हैं कि कार्बन कौन सा एलिमेंट है, नॉन मेटल एलिमेंट है। तो नॉन मेटल एलिमेंट का नेचर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को लेने का कि देने का, लेने का। हालांकि ये तो कार्बन है तो इसको इलेक्ट्रॉन देने लेने से कोनो मतलब नहीं है। 4 गो है तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा कि ये शेयर करेगा। कहने का मतलब ये है कि कार्बन एक नॉन मेटल है, तो ये किसी दूसरे नॉन मेटेलिक एलिमेंट के साथ भी बॉन्ड बनाएगा, जैसे कि ऑक्सीजन नॉन मेटल है, सल्फर, हाइड्रोजन, ये सब क्या है, नॉन मेटल है। हम लोग पढ़ते हैं लोग फंक्शनल ग्रुप में, तो बहुत सारा फंक्शनल ग्रुप में ऑक्सीजन, सल्फर, हाइड्रोजन के साथ तो खूब बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोकार्बन हम लोग को पढ़वे करना है नहीं, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप में सल्फर रहता है कि नहीं रहता है, ऑक्सीजन रहता है कि नहीं रहता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अल्कोहल OH, उसमें ऑक्सीजन है कि नहीं है। तो कार्बन किसी दूसरे नॉन मेटेलिक एलिमेंट के साथ लिंक करता है और बहुत सारा मेटल, हम पता है सोडियम। हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कार्बन के पास एक प्रॉपर्टी है कि अपने कार्बन किसी दूसरे बहुत सारे कार्बन के साथ आसानी से क्या कर सकता है कि लिंक करके एक बहुत बड़ा चेन का फॉर्मेशन कर सकता है, और इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटिनेशन। देखो अभी तक हम सबसे बड़का देखे हैं कि ये तो सबको पता है कि ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन एक साथ क्या कर सकता है कि बॉन्ड बना के O2 मॉलिक्यूल बनाएगा।
ओजोन में पढ़ते हैं कि O3 होता है, 3 गो ऑक्सीजन आपस में बॉन्ड बना के एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है, 4 गो फास्फोरस, P4 पढ़े हैं हम लोग। मैक्सिमम हम जितना सुने हैं वो S8 सुने हैं कि 8 गो सल्फर एक साथ बॉन्ड बना के सल्फर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। लेकिन कार्बन की बात करें तो 8 गो 10 गो 15 गो 20 गो तो कुछ नहीं, कार्बन 50 गो 100 गो उससे ज्यादा भी कार्बन एक साथ क्या कर सकता है कि लिंक करके एक बड़का का चैन का फॉर्मेशन कर सकता है। तो इस कार्बन के प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग कैटिनेशन। तो ये प्रॉपर्टी के चलते भी कार्बन किसी दूसरे बहुत ज्यादा कार्बन एटम के साथ लिंक करके बड़का सा चैन बना लेगा, एक लॉन्ग चैन का फॉर्मेशन कर लेगा। अब हम लोग चैन के बारे में देखते हैं, ठीक है, कार्बन जो चैन को बनाता है। देखो चेन दो टाइप्स का होता है, एक एरोमेटिक चेन को क्लोज्ड चेन या रिंग चेन भी करते हैं। क्लोज चेन मतलब कार्बन कितना भी है, सबसे लास्ट वाला कार्बन क्या हुआ कि एक दूसरे से मिल गया है। तो एक कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, हम लोग देखे थे बॉन्ड स्ट्रक्चर में, एक कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4। ये 2 गो बॉन्ड बनाया है, नहीं बनाया है, तो 2 गो खाली होगा किसी और के लिए, ठीक है, चाहे इसमें भी हम लगा सकते हैं। खैर अभी देखो यहाँ पे, तो ये सब कार्बन एक दूसरे से लिंक्ड है, बीच में कहीं से कहीं कोई खुला हुआ नहीं है। तो ये कौन सा चेन हो गया, एरोमेटिक चेन, या इसी को बोलेंगे क्लोज चेन या फिर रिंग चेन। एलिफेटिक चेन को हम लोग ओपन चेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओपन चेन। जैसे मानो कि कार्बन ऐसे है, ये कौन सा चेन हो गया, ओपन चेन। अब एलिफेटिक चेन भी 2 टाइप्स का होता है, कौन कौन, एक स्ट्रेट और एक ब्रांच। एगो स्ट्रेट चेन और दूसरा ब्रांच। देखो तो वैसा चेन जिसमें सब कार्बन आपस में जुड़ा हुआ है और बीच में कोई एक्स्ट्रा कार्बन इसमें नहीं आया है, तो इसको कौन सा चेन बोलेंगे हम लोग, स्ट्रेट चेन। डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 4 3 4। तो ये भी कौन सा चेन हो गया, बीच में कोई एक्स्ट्रा कार्बन आया है क्या, ये दोनों कौन सा चेन हो गया, स्ट्रेट चेन। अब ब्रांच चेन के बारे में देखेंगे, कार्बन का देखो अब तक तो या इसको हम लोग स्ट्रेट चेन ही बोलेंगे, अब तक क्या बोलेंगे इसको। लेकिन अगर बीच में एगो कार्बन आ गया, अगर बीच में यहाँ पे एगो कार्बन आ गया, तो ये बीच में कार्बन आ गया कि नहीं आ गया, तो ये हो गया स्ट्रेट चेन और ये हो गया उसका ब्रांच। अगर बीच में एगो या एक से ज्यादा, हम ये तो अभी स्ट्रेट ही चलेगा। देखो तो इस वाले में ये 2 गो ब्रांच आ गया कि नहीं आ गया है, तो अगर हम ये पूरा चेन की बात करेंगे, यहाँ पे ये सब क्या हो गया, उसका ब्रांच हो गया कि नहीं हो गया, बोलो। तो वैसा चेन जिसके स्ट्रेट चेन में अगर एक या एक से ज्यादा एक्स्ट्रा कार्बन आ जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग ब्रांच चेन, ठीक। तो चेन 2 टाइप्स का, एक एरोमेटिक और एक एलिफेटिक, माने एक क्लोज्ड और एक ओपन। क्लोज्ड चेन में सब कार्बन का लास्ट कार्बन भी पहले का कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा और इसको बोलते हैं हम लोग क्लोज्ड चेन। और ओपन चेन 2 टाइप का, एक स्ट्रेट चेन और एक ब्रांच चेन। अगर बीच में स्ट्रेट चेन मतलब सब कार्बन एक दूसरे से एक लाइन में लिंक्ड है, इसको बोलेंगे स्ट्रेट चेन। और बीच में अगर एक दो एक्स्ट्रा कार्बन आ गया या उससे ज्यादा, उसको बोलते हैं हम लोग ब्रांच चेन, ठीक। एक को नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, मिथ, 2 को इथ, 3 को प्रोप, ये सब याद रखने होने चाहिए, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को 10 को डेक। देखो अगर हम सोर्स ऑफ कार्बन की बात करें, सोर्स का मतलब वो जगह जहां से कार्बन को हम लोग ऑब्टेन करते हैं, किसी जगह से अगर कोई चीज मिलता है तो वही जगह ना हो गया उस ऑब्जेक्ट का सोर्स। तो अगर कार्बन के सोर्स की बात करें, अगर हम कार्बन के सोर्स की बात करें तो बेसिकली कार्बन का 2 गो सोर्स होता है, एगो ऑर्गेनिजम्स, एक क्या हो जाएगा ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स या नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसमें कार्बन कंटेंट्स रहता है, एक हो जाएगा ऑर्गेनिजम्स और दूसरा हो जाएगा फॉसिल्स। फॉसिल्स मतलब ये जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ठीक है ना। तो ये सब चीज में भी कार्बन का प्रेजेंटेशन क्या रहता है कि ज्यादा रहता है। तो हम लोग देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके बारे में है और वो है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन नाम से ही क्लियर है कि वो कंपाउंड जो किस किस चीज से बना है, हाइड्रोजन से और कार्बन से।
तो कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द बॉन्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। हाइड्रोजन और कार्बन से बना हुआ कंपाउंड को क्या बोलेंगे हम लोग? हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। ठीक है, तो अब हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन कितने टाइप्स का होगा? 2 टाइप्स का। कौन कौन? एगो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा नॉन सैचुरेटेड। किस? अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड, हालांकि नॉन सैचुरेटेड भी कह सकते हैं। एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक अनसैचुरेटेड। वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की मतलब जो वैसा हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जिसमें कार्बन का पास कितना वैलेंसी होता है? 4। जिसमें कार्बन का चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड होता है उसको बोलेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और जिसमें चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है किसी दूसरे एलिमेंट से, किसी दूसरे एलिमेंट के एटम से या खुद के एटम से, मतलब डिफरेंट एटम से, तो जिसमें कार्बन का चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो फिर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है? कार्बन का जो वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है वो अपने से मिलके बॉन्ड बना लेगा। एगो तो बॉन्ड से कार्बन लिंक्ड है, एक और एक्स्ट्रा बॉन्ड बन गया, तो 2 बॉन्ड बन गया। अगर 2 इलेक्ट्रॉन दोनों कार्बन का खाली है तो दोनों बॉन्ड बना लिया आपस में, तो एक कार्बन में 2 कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड बन गया। तो जनरली सैचुरेटेड कार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में एक ही बॉन्ड रहता है, सिंगल बॉन्ड। और अनसैचुरेटेड में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं रहेगा, 4 बॉन्ड तो हुक्म नहीं करेगा। ठीक है, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन 2 टाइप्स का, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड। वैसा हाइड्रोकार्बन मतलब सिंपली समझो कि जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है उसको बोलेंगे हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो वो हाइड्रोकार्बन हमारा हो जाएगा अनसैचुरेटेड। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो हम बोले थे कि अगर कार्बन की वैलेंसी 4, चारों का चारों वैलेंसी अगर सेटिस्फाइड है तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है तो वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में खैर एक ही एग्जांपल्स आता है, अल्केन। अनसैचुरेटेड में तो बहुत सारा है, जिसमें से हम लोग को क्लास 10th में 2 एग्जांपल्स के बारे में पढ़ना है, अल्कीन के बारे में और अल्काइन के बारे में। अल्केन का जनरल फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n+2, जितना कार्बन हाइड्रोजन उसके दुगुना से दुगो ज्यादा। ठीक है, अल्कीन का हो जाएगा CnH2n, माने जितना कार्बन अगर हाइड्रोजन उसमें एग्जैक्ट दुगुना रहेगा तो वो किसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा? अल्कीन का। अल्काइन, अल्काइन का जनरल फॉर्मूला CnH2n-2, माने कार्बन और हाइड्रोजन कार्बन के दुगुना से दुगो कम। तो जितना कार्बन है अल्केन में हाइड्रोजन दुगुना से दुगो ज्यादा है, इसमें एग्जैक्ट 2 गुना है और इसमें 2 गुना से 2 कम है, 2 कम है। तो अल्केन की बात करेंगे तो फर्स्ट मेंबर का नाम क्या हो जाएगा? इसमें मीथेन है। एक फर्स्ट मेंबर मतलब सबसे पहले वाला, और फर्स्ट मेंबर की बात करेंगे तो यहाँ पे अगर 1 पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे? 1, तो C यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो C1 2 1 2 + 2 4। तो यहाँ पे मीथेन का फॉर्मूला क्या आ रहा है? CH4, यही आ रहा है ना। और एक कार्बन है तो मिथ, हम उधर पढ़े थे लोग, एक कार्बन को मिथ। और ये अल्केन है ना, ANE है, तो मिथ में ANE लग जाएगा तो क्या बन जाएगा? मीथेन। अब देखो, अब यहाँ पे तो है अल्कीन, मैंने चाहिए डबल बॉन्ड, तो हाइड्रोजन तो डबल बॉन्ड बनाता नहीं है, तो एक कार्बन, हाइड्रोकार्बन का मतलब सिर्फ हाइड्रोजन और सिर्फ कार्बन, तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ तो डबल बॉन्ड बनेगा नहीं, तो कार्बन ने दूसरी का कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो जब डबल बॉन्ड बनाएगा तो 2 कार्बन चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 2, तो C2H 2 2 4 हुआ ना, तो इसका क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर 2 कार्बन को बोलेंगे इथ, क्या बोलेंगे? अल्कीन है, ENE है, तो क्या बन जाएगा? इथीन। और इसका स्ट्रक्चर 2 कार्बन तो C2 2 2 जा 4 H4, यही हुआ ना। और यहाँ पे फर्स्ट मेंबर की बात करेंगे
तो ये भी दो ही कार्बन का हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन से सिर्फ एक बॉन्ड बन रहा है, दो बॉन्ड नहीं बन रहा, तीन बॉन्ड बनेगा तो कम से कम दो कार्बन चाहिए, और दो कार्बन का क्या बोलेंगे, इथ, और ये आइन है ना, ये क्या हो जाएगा, आइन, इसको बोलेंगे इथाइन। ये C2H2n-2 है, तो दो दूनी चार में से दो गया, कितना हुआ, दो, C2H2। ये हो गया फॉर्मूला किसका, इथाइन का। केमिकली अल्केन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, उससे कम स्टेबल होता है अल्कीन, और सबसे कम स्टेबल होता है अल्काइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। सबसे ज्यादा स्टेबल होता है अल्केन, और मतलब सैचुरेटेड वाला ज्यादा स्टेबल होगा, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की स्टेबिलिटी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से कम होता है। अल्केन से कम अल्कीन, और अल्कीन से भी कम क्या होता है, अल्काइन। अब अगर स्ट्रक्चर की बात करें, ध्यान से बात समझो, CH4 के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हमारा हो गया कार्बन, मतलब डॉट स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कार्बन का ये चारों क्या हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन के कई गो है, चार गो है ना, ये चार गो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एक और है, एक ही है ना। अब ये हमारा कार्बन एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन और कार्बन शेयरिंग कर रहा है, तो ये हाइड्रोजन शेयर कर लिया सबसे कहोगे, अब कार्बन भी चारों से साइमल्टेनियसली एक एक शेयर करेगा, तो ये हो गया हमारा डॉट स्ट्रक्चर, किस चीज का, मीथेन का। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, इसी को नॉर्मली हम लोग ऐसे बनाते हैं, कार्बन और चार गो ऐसे क्या लगा देंगे हम यहाँ पे, हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे देखो C2H2 है ना, तो कार्बन कितना है, दो, एक दो, H4 है, चार गो है ना, चलो पहले H लिख ले, एक गो, दो गो, तीन गो, चार गो हाइड्रोजन है ना, एक दो, एक दो तीन, एक दो तीन, एक एक बच गया, एक एक हो गया, दो दो चार, दो दो चार, ठीक, इसका एक एक हो जाएगा। अब देखो हाइड्रोजन एक एक शेयरिंग कर लिया, और कार्बन, कार्बन दो दो चार, दो छह, दो आठ, ये हो गया पहला वाला कार्बन का, और ये हो गया आठ है ना, दो दो चार, दो छह, दो आठ। इसमें कार्बन म्यूचुअली कितना शेयरिंग कर रहा है, दो दो गो, कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड, इसी को हम लोग ऐसे ऐसे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे हम लगा देंगे हाइड्रोजन। तो ये हो गया स्ट्रक्चर हमारा C2H4 का, मतलब इथिन का। इसमें देखो C2H2 है ना, तो कार्बन तो इसमें दो ही है, और हाइड्रोजन भी एक इधर ले लो, एक इधर ले लो, ये हाइड्रोजन का हो गया। कार्बन के पास चार होता है ना, एक दो, इसका भी एक दो, अब तो बाकी इसका दो को बच गया ना, दो दो, चलो यहाँ पे हाइड्रोजन एक एक शेयरिंग कर लिया, तीन तीन छह दो आठ, तीन इससे शेयरिंग करेगा और एक इससे शेयरिंग करेगा, तो ये हो गया स्ट्रक्चर हमारा किसका, कार्बन का हाइड्रोजन के साथ इथाइन के लिए। इसी को हम लोग लिखते हैं लोग कार्बन, तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर किया है तो तीन बॉन्ड बनेगा, और एक एक बॉन्ड किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो ये स्ट्रक्चर हो गया किसका, इथाइन का, ठीक है। तो ऐसे शेयरिंग होता है अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन में। सैचुरेटेड में आएगा अल्केन, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आएगा अल्कीन, अल्काइन, अल्किनाइन, बहुत सारा है। तो अभी अल्केन के बारे में देख रहे थे, तो इतना तो पता है कि अल्केन हमारा कैसा हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड कि अनसैचुरेटेड। तो ये हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया, जिसका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। कार्बन जितना कार्बन रहेगा, हाइड्रोजन दुगुना से दुगो ज्यादा रहेगा, तो CnH2n+2। तो वही बात है कि दे आर चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन इज लिंक्ड विथ ओनली सिंगल बॉन्ड। इसमें कार्बन के साथ सिर्फ कौन सा बॉन्ड रहेगा, सिंगल, चाहे वो कार्बन कार्बन के बीच में हो, चाहे कार्बन का किसी दूसरे से हो, ठीक है। तो कार्बन सिर्फ सिंगल बॉन्ड से लिंक्ड रहेगा, इसमें कहीं भी डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं आएगा। अल्केन्स आर आल्सो नोन एज पैराफिन। देखो पैराफिन, पैराफिन दो वर्ड से बना है, पैरम और एफिन। पैरन का मतलब कम, लिटिल, एफिन का मतलब एफिनिटी, मतलब किसी दूसरे से जुड़ने का एलिजिबिलिटी इसके पास कम है, मतलब एफिनिटी बनाने का इसके पास प्रॉपर्टी कम है, मतलब ज्यादा लिंकिंग नहीं करता है, मतलब अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड वाला, ट्रिपल बॉन्ड वाला जितना रिएक्शन करता है, जितना किसी दूसरे एटम से या मॉलिक्यूल से लिंक होता है, ये अल्केन वो सब इतना ज्यादा लिंकेज नहीं करता है। तो वही पैराफिन इसलिए बोलते हैं बिकॉज दे आर ऑलमोस्ट इनर्ट, कि लगभग लगभग ये इनर्ट है, किसी दूसरे केमिकल से, किसी दूसरे एटम से, मॉलिक्यूल से लिंकेज कम करता है, रिएक्शन कम करता है।
मीथेन हम लोग पढ़े थे लोग कि अल्केन का फर्स्ट मेंबर है मीथेन, नहीं पढ़े थे लोग? अल्केन का फर्स्ट मेंबर क्या है? मीथेन। एक कार्बन का मिथ ANE लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? मीथेन। तो मीथेन इज मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस। जो है बायोगैस प्लांट होता है जिसमें गाय का गोबर उबर स्टोर करते हैं और वहां से बनता है बायोगैस। तो बायोगैस का मेजर सबसे ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट रहता है कौन सा गैस प्रेजेंट रहेगा? मीथेन। और घर में आता है हम लोग के पास खाना बनाने के लिए LPG। LPG का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? ब्यूटेन। तो मीथेन भी क्या है? अल्केन। और ब्यूटेन भी क्या है? अल्केन। मीथेन प्रेजेंट रहता है बायोगैस में और ब्यूटेन प्रेजेंट रहता है LPG में। तो LPG में सबसे ज्यादा मात्रा में ब्यूटेन प्रेजेंट रहता है। ठीक है, 2 कार्बन का है, पता है ना? ब्यूटेन 2 कार्बन का है, 4 कार्बन का है। फिजिकल स्टेट, अगर इसके फिजिकल स्टेट की बात करेंगे तो 1 कार्बन से 4 कार्बन तक के हाइड्रोकार्बन अल्केन गैसियस स्टेट में रहेगा। 5 कार्बन से 17 कार्बन तक का हाइड्रोकार्बन लिक्विड स्टेट में रहेगा। और 18 कार्बन से ज्यादा, 19 कार्बन 20 कार्बन 18 कार्बन से ज्यादा वाला हाइड्रोकार्बन अल्केन कौन सा स्टेट में रहेगा? सॉलिड स्टेट में रहेगा। अल्केन आर लाइटर देन वाटर, पानी से हल्का होता है। अगर हम उतना ही अल्केन, उतना ही वॉल्यूम में अल्केन और उतना ही वॉल्यूम में वाटर लेके वेट करें तो अल्केन का वेट क्या होगा कि कम, पानी से हल्का होता है। अल्केन आर नॉन पोलर। नॉन पोलर एक बार भी बताए थे कि मतलब जिसपे डाइपोल डेवलप करता है, दोनों ओर अपोजिट डाइपोल डेवलप करेगा उसको बोलते हैं हम लोग पोलर, और जिस पे ऐसे नहीं है उसको बोलते हैं नॉन पोलर। अभी इतना समझो। तो वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है। वाटर कैसे मॉलिक्यूल है? पोलर। और एक बात बस ऐसे ही जान लो जनरल नॉलेज के लिए कि पोलर मॉलिक्यूल में पोलर मॉलिक्यूल डिजॉल्व होता है और नॉन पोलर में नॉन पोलर। पोलर डिजॉल्व होता है पोलर में, नॉन पोलर डिजॉल्व होता है नॉन पोलर में। एक दूसरे में डिजॉल्व नहीं होता, पोलर नॉन पोलर में डिजॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो वाटर तो हम लोग को पता है कि पोलर मॉलिक्यूल है, और यहाँ पे दे रहा है कि अल्केन कैसे मॉलिक्यूल है? नॉन पोलर। तो अल्केन वाटर में डिजॉल्व होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि अल्केन हो गया नॉन पोलर और वाटर हो गया पोलर। तो इस तरीके से अल्केन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। अल्केन पानी में सॉल्युबल नहीं होता है। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो अगर हाइड्रोकार्बन चेन में कार्बन का संख्या कम है तो मेल्टिंग पॉइंट कम, और ज्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। मतलब मीथेन का मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, इथेन का उससे ज्यादा, प्रोपेन का उससे ज्यादा, ब्यूटेन का उससे ज्यादा। नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहा है ना, माने मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा वैसे वैसे अल्केन का मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। अल्केन एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। क्लास 9 में पढ़ा था हम लोगों को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, माने एक लिक्विड में डिफरेंट बहुत सारा लिक्विड मिला हुआ रहता है, बस उसमें अंतर ये रहता है कि वो सब लिक्विड का सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग रहता है। अब बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस अगर कम हो तो उन सब लिक्विड को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के मेथड से हम क्या करते हैं कि सेपरेट करते हैं। तो जब पेट्रोलियम का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है तो अल्केन और अल्केन का, जैसे कि अल्केन का बहुत सारा डेरिवेटिव जैसे मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, ये सब क्या होता है कि निकलता है। तो अल्केन का बहुत सारा डेरिवेटिव्स निकलता है कब? जब पेट्रोलियम का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है तब। ठीक है, अब अगर नोमेनक्लेचर की बात करें, जल्दी से इधर ही बता देते हैं। तो नोमेनक्लेचर मतलब तो पता है तुम लोगों को क्या करना है? नोमेनक्लेचर का मतलब किसी भी कंपाउंड का नामकरण करना, किसी भी कंपाउंड का नेम देना, साइंटिफिक नेम देना क्या कहलाता है? नोमेनक्लेचर। ये 2 तरीके से होता है। एक कॉमन नेम जस्ट मतलब एज इट इज, जैसे जहाँ पे कोई भी लोकल रूल्स रेगुलेशन को यूज करके हम लोग नाम दे देते हैं उसको बोलते हैं कॉमन नेम। और एक प्रॉपर स्टैंडर्ड गाइडलाइंस को, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड गाइडलाइंस को यूज करके नाम देते हैं तो वो नाम को बोलते हैं साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम। और साइंटिफिक नेम देने के लिए एक ब्रांच है उसको बोलते हैं IUPAC। हाँ, इसका काम है कि ये रूल्स और रेगुलेशन को बनाता है जिसको यूज करके किसी भी केमिकल कंपाउंड का क्या किया जाता है कि नेम किया जाता है। फुल फॉर्म की बात करें तो क्या होगा? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये वाला यूनियन क्या करता है कि किसी रूल्स ऑन रेगुलेशन को सेट करता है जिसको यूज करके किसी भी न्यू केमिकल कंपाउंड्स का नोमेनक्लेट किया जाता है। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो ये तो आसान है। अगर एक कार्बन का अगर अल्केन है, हमारे पास अल्केन है तो फॉर्मूला तो पता है CnH2n+2। तो क्या हो जाएगा? CN, C1
H2 इंटू 1 2 प्लस 2 क्या हो गया 4। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एक कार्बन का है तो एक कार्बन को हम बोलते हैं मिथ। अल्केन है तो अल्केन का ANE, अल्केन का कौन सा वर्ड ANE हम क्या करते हैं कि इसमें ऐड कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा मीथेन। वैसे ही अगर ये दो कार्बन का रहता C2H, अब 2 है ना तो 2 2 जा 4 और 2 6, C2H6 हो जाएगा। तो ये दो कार्बन को हम क्या बोलते हैं इथ, और ANE लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा इथेन। तो मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, इस तरह से करके क्या करते हैं कि हम लोग नॉमिनेट करते हैं। ध्यान से देखो, जब 3 कार्बन तक तो ठीक है, 3 कार्बन 1 2 3 कार्बन तक तो ठीक है, लेकिन 4 कार्बन के बाद से अगर स्ट्रेट चेन होता है तो हम लोग जस्ट लिखते हैं नॉर्मल प्रोपेन, सॉरी 3 कार्बन 4 कार्बन को ब्यूटेन बोलते हैं ना, नॉर्मल ब्यूटेन। क्योंकि 4 कार्बन में दो तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। ध्यान से बात सुनो, अगर मेरे पास कार्बन कितना है 4 कार्बन का हमको बनाना है अल्केन, यही ना, तो फॉर्मूला तो पता है C4 और H कितना हो जाएगा 4 4 2 8 है 4, CnH2n प्लस 2 होता है ना CnH10। तो अगर हम एक बार ऐसे चारों कार्बन को हम स्ट्रेट ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं क्या बोलो। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 3 गो, 2 गो है तो 2 गो और आ जाएगा, 2 गो है तो 2 गो और आ जाएगा, 1 गो है तो 3 गो। और एक ऐसे बना सकते हैं 1 2 3 और एक बीच में घुसा दिए, ये स्ट्रेट के बीच में ब्रांच आ गया कि नहीं आ गया बोलो। तो ये 3 गो, ये गो है तो यहाँ पर भी 3 गो, 1 गो 2 गो 3 गो है तो 1 गो आएगा, 1 गो है तो 3 गो। अब इसको अगर हम लोग नोमेनक्लेट करेंगे तो देखो 4 कार्बन को हम क्या बोलते हैं ब्यूट, AN लगा देंगे तो ब्यूटेन, लेकिन अब ये भी तो 4 कार्बन का है, ये भी 4 कार्बन का है। तो इस तरीके से ये स्ट्रेट वाले के ही 4 कार्बन की बात कर रहे हैं, तो हम लोग स्टार्टिंग में N लगा देंगे, N का मतलब होता है नॉर्मल ब्यूटेन। तो इसको नोमेनक्लेट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे नॉर्मल N ब्यूटेन। N ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन का स्ट्रेट हाइड्रोकार्बन अल्केन, ठीक है। और इसको नोमेनक्लेट करेंगे तो बताया था पहले क्या करेंगे, पहले चूज करेंगे कि इसमें से ब्रांच कौन है, तो कोनो 3 को लेके कोनो एक को ब्रांच चूज कर लेंगे, इसमें कोई लोचा नहीं है। तो ये हमारा हो गया ब्रांच और ये हमारा हो गया स्ट्रेट चेन, ये स्ट्रेट चेन हो जाता है पेरेंट चेन बोलो, और ये एगो वाला हो गया ब्रांच चेन, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब नाम पहले किसका लिखते हैं हम लोग, पहले तो सबसे पहले नंबरिंग देते हैं, तो नंबरिंग उस ओर से शुरू होता है जिधर से ब्रांच जल्दी आता है, पहले आता है 1 2 3 2 नंबर पे आया, और इधर से करेंगे तो 1 2 3, इधर से भी 2 नंबर पे आया 1 2 3 2 नंबर पे आया ना। देखो इसको नंबरिंग कैसे करेंगे, 2 2 डैश देके, ये कौन सा ब्रांच है 1 कार्बन का है, इसको क्या बोलेंगे मिथाइल। और बताते हैं 2 मिथाइल, और पेरेंट चेन कितने कार्बन का है 3 कार्बन का, तो प्रोपेन, इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। देखो किसी भी अल्केन से जब एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो जो कंपाउंड बनता है उस कंपाउंड को हम बोलते हैं अल्काइल। मीथेन से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो मिथाइल, प्रोपेन से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो प्रोपाइल, पेंटेन से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा पेंटाइल, है ना। तो यहाँ पे देखो, और इसकी बात करें तो ये अगर सिर्फ हम इतना तूर के निकाल दें कि बॉन्ड CH3 रहेगा कि नहीं रहेगा, एक कार्बन में तो 4 कार्बन रहता है, लेकिन यहाँ पे कार्बन के साथ सिर्फ 3 कार्बन है, एक कार्बन निकल गया है, तो एक कार्बन का मीथेन, अब 3 कार्बन है, एक कार्बन निकल गया है, तो क्या हो गया मिथाइल। समझ में आ रहा ना, मतलब अगर मेरे पास कोई भी अल्केन है, क्या है अल्केन, अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो ये क्या बन जाएगा अल्काइल, क्या बन जाएगा अल्काइल। जैसे कि अगर CH4 की बात करें तो CH4 में से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा बॉन्ड CH3 बोलो। तो ये हमारा क्या था मीथेन, क्या था मीथेन, तो ये क्या हो जाएगा मिथाइल। मिथाइल अगर 3 कार्बन का रहता कार्बन CH3 CH2 CH3, इसमें से अगर एक हाइड्रोजन को हम माइनस कर देते हैं तो ये बॉन्ड CH3 था ना, मान लो कि इसी में से एक हाइड्रोजन निकाल दिया 2 हो गया CH2 और CH3, ये हमारा क्या था 3 कार्बन का था ना, 3 कार्बन क्या बोलते हैं प्रोप, तो ये हो गया प्रोपेन, क्या हो गया प्रोपेन, और ये क्या हो जाएगा एक हाइड्रोजन कम है तो बन जाएगा ये प्रोपाइल, ठीक है। इस तरीके से इसका नाम हो गया मिथाइल।
तो ये हो गया सेकेंड कार्बन पर है, पेरेंट कार्बन के सेकेंड नंबर पर है 2 मिथाइल प्रोपेन। इस तरीके से करके हम क्या करते हैं कि किसी भी अल्केन को नॉमिनेट करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन। अल्केन का अब हम लोग पढ़ेंगे लोग केमिकल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले कंबसन में क्या होता है, हम लोग कंबसन में पढ़ते हैं कि कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा और हीट एनर्जी भी रिलीज होता है, कोई एनर्जी निकलेगा। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, अल्केन का कंबसन होगा। तो यहाँ पे अल्केन क्या है, मीथेन, 2 कार्बन का है तो ये क्या हो गया, इथेन। कोई भी अल्केन का कंबसन होगा माने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, H2O भी बनेगा और हीट एनर्जी निकलेगा। यहाँ पर भी सेम वही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्केन का कंबसन हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, H2O बन रहा है और हीट एनर्जी रिलीज हो रहा है। एलपीजी में क्या है, ब्यूटेन ही है ना, उससे कंबसन होता है। मीथेन किस में है, बायोगैस में, उसका क्या होता है, कंबसन होता है। तो हीट एनर्जी निकलता है कि नहीं निकलता है, खाना बनता है उससे। नाइट्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। तुम लोग में नहीं पढ़ना फंक्शनल ग्रुप नाइट्रो ग्रुप, लेकिन अब इतना जानो बॉन्ड NO2 को बोलते हैं हम लोग नाइट्रो ग्रुप, और ये नाइट्रो ग्रुप का ऐड होना क्या कहलाता है, नाइट्रेशन। किसी भी दूसरे कंपाउंड में बॉन्ड NO2 नाइट्रो ग्रुप का ऐड होना क्या कहलाता है, नाइट्रेशन। तो यहाँ पे अल्केन जब नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन किया, यहाँ पे अल्केन के पास तो कोई नाइट्रो ग्रुप नहीं है, लेकिन जब नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करेगा तो ये क्या बना रहा है, नाइट्रो अल्केन, माने अल्केन के साथ नाइट्रो ग्रुप आ जा रहा है। तो अल्केन में नाइट्रो ग्रुप ऐड हुआ कि नहीं हुआ, तो नाइट्रेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और साथ में H2O भी बनता है। देखो यहाँ पे ये मीथेन नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन किया तो ये बन गया नाइट्रोमीथेन, इसी को बोलते हैं हम लोग नाइट्रोमीथेन। क्या बोलेंगे, नाइट्रोमीथेन। तो जब मीथेन नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन किया तो नाइट्रोमीथेन बना और H2O भी बना, ठीक है। हाइलोजिनेशन, हाइलोजिनेशन का मतलब किसी भी कंपाउंड में हाइलोजन्स का ऐड होना क्या कहलाएगा, हाइलोजिनेशन। हाइलोजन के बारे में हम लोग पीरियोडिक टेबल्स में पढ़े थे। ग्रुप 17 में जो एलिमेंट आते हैं हाइलोजन, सॉल्ट फैमिली के एलिमेंट्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इन सब का अगर किसी कंपाउंड में एडिशन होता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग हाइलोजिनेशन। तो यहाँ पे अल्केन का मीथेन क्लोरीन से रिएक्शन कर रहा है तो एक क्लोरीन आ गया है मीथेन के साथ, और एक क्लोरीन इसके एक हाइड्रोजन के साथ क्या बना लिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। तो इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, मीथेन है और ये क्या है, क्लोरीन। हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में, हाइड्रोजन के बारे में तो पढ़वे करना है। इसको नेम देते हैं हम लोग, कॉमन नेम देंगे तो मिथाइल क्लोराइड, और साइंटिफिक नेम में ब्रांच पहले, इसमें फंक्शनल ग्रुप का नाम हम लोग देते हैं लोग पहले। इसका नाम क्या पड़ जाएगा, क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन। तो जब मीथेन क्लोरीन गैस से रिएक्शन किया तो क्लोरोमीथेन बना और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। क्रैकिंग या पाइरोलाइसिस, किसी भी अल्केन को बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे हीट करना, वो भी ऑक्सीजन के एब्सेंस में, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम हीट नहीं कर रहे हैं, ऑक्सीजन के एब्सेंस में हीट कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं क्रैकिंग या फिर पाइरोलाइसिस। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो 2 कार्बन का है ना, तो ये मेरा क्या है, बोलो, इथेन। और इथेन ANE है, मतलब ये सैचुरेटेड के अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, क्योंकि इथेन अल्केन है ना, और अल्केन क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो जब इथेन को हम क्रैकिंग या पाइरोलाइसिस करते हैं, मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंस में बहुत ज्यादा 600 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे हीट करेंगे, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से कन्वर्ट हो जाएगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पे। देखो पे 2 है और 4 है, माने ये CnH2n, 2 दूनी 4, CnH2n के फॉर्म में है। और CnH2n किसका होता है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, किसका होता है, अल्कीन का। तो ये क्या बन गया, इथेन से ये बन गया इथीन, इथेन से क्या बन गया, इथीन, माने कार्बन कार्बन के इन है ना, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, तो ये इथीन। तो क्रैकिंग या पाइरोलाइसिस करने से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन माने अल्केन कन्वर्ट हो जाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। ये इथीन अनसैचुरेटेड नहीं है क्या, ये कन्वर्ट हो जाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, और वहीं जो 2 हाइड्रोजन निकलता है वो दोनों हाइड्रोजन मिलके हाइड्रोजन गैस बना लेता है, ठीक है। ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टी है किसकी, अल्केन की। अब हम लोग देखते हैं, अब बाकी अल्किन उल्किन के बारे में उतना ज्यादा नहीं पढ़ना है, तो सीधे उसके नोमेनक्लेचर पे आते हैं।
अल्कीन की बात करें तो हम लोग अल्कीन के बारे में पहले पढ़ चुके हैं कि जहाँ पे कार्बन, कोई भी एक कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, कि कितना भी बड़का हाइड्रोकार्बन का चेन हो, सिर्फ कोई भी एक पेयर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो वो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? अल्कीन। ठीक है, तो अगर अल्कीन के बारे में अगर हम बात करेंगे, इसका जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n, में जितना नंबर ऑफ कार्बन होगा हाइड्रोजन का नंबर उससे ट्वाइस, दुगुना होगा। तो अगर फर्स्ट मेंबर की ही बात करें तो फर्स्ट मेंबर अगर C1 तो H कितना होगा? हम क्या पढ़े थे कि एक कार्बन का इथीन, सॉरी एक कार्बन का अल्कीन नहीं होता, क्योंकि कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड बनना है तो एक कार्बन का होगा क्या? कम से कम दो कार्बन। ये कितना कार्बन होगा? 2, तो C2H4, और इसके नोमेनक्लेट करेंगे तो दो कार्बन का है ना, तो दो कार्बन क्या बोलते हैं? इथ। और यहाँ पे क्या है? इन। तो यहाँ के इन वर्ड को हम इसमें क्या करेंगे कि जाके पीछे से ऐड कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? इथीन। यहाँ पे सफिक्स कर रहे हैं इन वर्ड को कि प्रीफिक्स कर रहे हैं? प्रीफिक्स का माने पहले ऐड करना, सफिक्स का माने बाद में ऐड करना। इन वर्ड को हम क्या कर रहे हैं? सफिक्स कर रहे हैं। ये क्या बन जाएगा? इथीन। 3 कार्बन का रहेगा तो C3H6 होगा ना, इसका नाम क्या हो जाएगा? बोलो, प्रोपीन। क्या हो जाएगा? प्रोपीन। 4 कार्बन का रहेगा तो H8। अच्छा, 4 कार्बन पे देखो तो दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है क्या? 1 2 3 4, 4 कार्बन है ना, 1 2 3, एक यहाँ पे ला दिए 4, और यहाँ पे डबल बॉन्ड दे दिए 2 गो 3 गो 4 गो, हाँ पॉसिबल है। सीधे नाम लिख लेते हैं, 2 गो है ना, 2 2 4 4 गो तो ये है, 3 3 3 1 2 2 4 4 3। अब इसका अगर हम लोग नोमेनक्लेट करेंगे लोग क्या यहाँ पे है, हाँ एक डबल बॉन्ड, कहीं एक डबल बॉन्ड दे दो, इसमें दे देते हैं तो इसमें एगो हट जाएगा, तब तो एक बार ही पॉसिबल है। एक मिनट रुको, इसमें यहाँ पे 3 हो गया, H3, 2 गो है इसमें, 2 गो एगो 3 गो, 2 गो एगो 3 गो है ना। अच्छा यहाँ पे CH2। अब देखो यहाँ पे, अब चूंकि 4 कार्बन इस सब का ऐड करेगी तो 4 कार्बन में 8 गो हाइड्रोजन आएगा। ठीक है, तो वैसे नॉर्मली लिखे तो ब्यूटीन, लेकिन ब्यूटीन हम लोग क्या करेंगे कि नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर साइंटिफिक नेम के बात है तो तीनों के लिए अलग अलग नाम होना चाहिए। तो ये जो स्ट्रेट चेन है इसको तो हम लोग नॉर्मल ब्यूटीन बोल देंगे ना, नॉर्मल ब्यूटीन नहीं। अब यहाँ पे हम लोग को डबल बॉन्ड का पोजीशन भी देना पड़ेगा। तो पहले क्या करते हैं? नंबरिंग करते हैं, जिधर से डबल बॉन्ड पहले आए। तो अगर इधर से देखेंगे तो 1 2 3 थर्ड कार्बन पे आ रहा है, और इधर से देखेंगे तो फर्स्ट कार्बन पे आ रहा है, तो ये 1 2 3 4। तो अब 4 कार्बन क्या बोल देंगे? ब्यूट, पता है फर्स्ट कार्बन पे आया डबल बॉन्ड तो ब्यूट 1 इन, ये हो गया हमारा किसका नाम? इसका। इसी बात करेंगे तो 1 2 3 4, इसमें इधर से भी सेकंड नंबर पे आएगा, इधर से भी सेकंड नंबर पे आएगा, तो इधर से करेंगे कोई लोचा नहीं है, इसका क्या हो जाएगा? ब्यूट 2 इन। इसके बारे में बात करेंगे। इधर से अगर बॉन्ड डबल बॉन्ड है और ब्रांच है तो प्रायोरिटी ज्यादा होती है पहले डबल बॉन्ड की। खैर, तो ये हमारा डबल बॉन्ड को लेके ये एक स्ट्रेट चेन हो गया, ये इसका ब्रांच चेन हो गया। ठीक है, नाम पहले लिखते हैं ब्रांच की इसमें। तो ये पहले अगर हम काउंटिंग करेंगे तो काउंटिंग किसको प्रायोरिटी मान के? ब्रांच को कि डबल बॉन्ड को? डबल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड को। 1 2 3। ठीक है, तो फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, तो ये मिथाइल ग्रुप कौन सा कार्बन पे जुड़ा हुआ है? सेकेंड पे। तो ये क्या हो गया? 2 मिथाइल। 3 कार्बन का है ना, तो प्रोप, और 3 कार्बन में फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो प्रोप 1 इन। तो ऐसे करके हम लोग किसी भी ब्रांच अल्कीन का नोमेनक्लेचर करते हैं। ठीक है, अगर 2 गो मिथाइल, बात समझो, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन। अल्काइन आसान सा बात है। अल्काइन के बारे में हम लोग क्या जानते हैं?
कि वो हाइड्रोकार्बन जिसमें किसी एक पेयर कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड रहता है, 3 बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड रहता है। तो ये हमारा कौन सा कार्बन हो जाएगा, अल्काइन। हम लोग देखे थे लोग कि अल्काइन सबसे लीस्ट स्टेबल होता है। लीस्ट स्टेबल का मतलब रिएक्शन सबसे ज्यादा करेगा, हाईली रिएक्टिव होगा, ठीक है। अल्काइन, अल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2, माने कार्बन जितना हाइड्रोजन उसके दुगुने से दुगो कम, यही होता है ना। चलो तो फर्स्ट नंबर की बात करें तो CH कितना होगा, C दुगो होगा ना। फर्स्ट नंबर की बात करें तो C2H, 2 दूनी 4 में से 2 जाएगा 2, ठीक है। तो इसका नाम क्या लिखेंगे हम, 2 कार्बन है तो क्या होगा, इथ। अल्काइन में YNE है ना, इसमें YNE को हम क्या कर देंगे, सफिक्स कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, इथाइन। 3 की बात करेंगे तो C3H कितना, 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया 4, C3H4, इसका क्या हो जाएगा, प्रोप YNE, ये हमारा क्या बन गया, प्रोपाइन, ठीक है। और वैसे ही अगर बहुत ज्यादा है, एक ट्रिपल बॉन्ड हम यहाँ पे दे देते हैं, 4 गो है, 2 2 4 3 4, इसका नाम कैसे करेंगे, सबसे पहले देख लेंगे कि किधर से ट्रिपल बॉन्ड पहले है, ठीक है। तो इधर से पहले है तो इधर से हम नंबरिंग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब उसके बाद क्या करेंगे कि हम नाम लिख देंगे, तो सिंपल है, 4 कार्बन का है तो ब्यूट, फर्स्ट पे है ना 1, अब फर्स्ट पे ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या जाएगा, ब्यूट 1 आइन। अब अगर इसी में से कोनो एक ब्रांच कर देते हैं, मान लीजिए 4 कार्बन का है, 3 1 4, यहाँ पे वो कार्बन कर देते हैं, हाइड्रोजन लगा लो, 3 1 4 गो है, 3 गो है 1 4 1 3 4, 1 गो है 3 4। इसकी क्या करेंगे हम लोग, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से ट्रिपल बॉन्ड पहले हो, 1 2 3 4, और ये हमारा हो गया ब्रांच, और ये हो गया हमारा पेरेंट चेन। बोलो अब इसकी अगर हम नाम लिखेंगे तो सबसे पहले नाम किसका लिखते हैं, ब्रांच का। 3 ब्रांच है और कितने कार्बन पे है, 3 कार्बन पे, तो 3 मिथाइल, 4 कार्बन का क्या है, ब्यूट, फर्स्ट पे YNE, 3 मिथाइल ब्यूट 1 आइन, ये हो गया इसका साइंटिफिक नेम। तो फंक्शनल ग्रुप, देखो फंक्शनल ग्रुप एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम, मतलब वो एक एटम भी हो सकता है, किसी एलिमेंट का एक एटम भी हो सकता है, या कोई कंपाउंड भी हो सकता है, मतलब ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, that link with the hydrocarbon chain and determine its characteristics, reaction and chemical properties to this atom या group of atom will be said as functional group। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम किसी हाइड्रोकार्बन चैन में लग के, मतलब या तो शुरू में, लास्ट में या बीच में, कहीं भी किसी हाइड्रोकार्बन चैन में लग के उसके रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज कर दे, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर दे, तो वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम को हम क्या बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि कोई भी अगर फंक्शनल ग्रुप किसी हाइड्रोकार्बन चेन में लगा हुआ है तो वो पूरा हाइड्रोकार्बन कंपाउंड का केमिकल प्रॉपर्टी वो फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग होगा, और फिजिकल प्रॉपर्टी वो जो चेन है हाइड्रोकार्बन का चेन, वो चेन के अकॉर्डिंग होता है। जैसे कि अगर हम बात करें, मान लो कि हम हाइड्रोजन की बात करेंगे, आगे बात करेंगे, तो जैसे कि मान लो कि ये कुछ कार्बन पे, ये 5 गो कार्बन है, ये 5 गो कार्बन में यहाँ पे एगो फंक्शनल ग्रुप क्लोरीन लग गया है, यहाँ पे एगो फंक्शनल ग्रुप क्या लग गया है, क्लोरीन। तो अभी 1 2 3 4, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हाइड्रोजन लगेगा, 2 गो 2 2, यहाँ पे 3। तो ये एक 5 कार्बन का हाइड्रोकार्बन चेन है जिसमें एगो फंक्शनल ग्रुप क्या लगा है, क्लोरीन, ठीक है। तो ये तो मेरा पूरा हाइड्रोकार्बन कंपाउंड हो गया, ये मेरा क्या हो गया, पूरा हाइड्रोकार्बन कंपाउंड हो गया, और इसमें ये जो लगा हुआ है ये हमारा क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप। समझ में आ रहा है ना। तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस कंपाउंड में जो फंक्शनल ग्रुप है, तो ये पूरे कंपाउंड का केमिकल प्रॉपर्टी या इसके रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स इस फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग होगा, और इस कंपाउंड का फिजिकल प्रॉपर्टी ये हाइड्रोकार्बन का जो चेन है ये हाइड्रोकार्बन चेन के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो ये वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो किसी हाइड्रोकार्बन चेन में लग के उसके रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स और केमिकल प्रॉपर्टी को चेंज कर दें, उस एटम या ग्रुप ऑफ एटम को हम लोग बोलेंगे लोग फंक्शनल ग्रुप।
अब कुछ फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे दिया हुआ है हैलोजन। हैलोजन तो पता ही है किसको बोलते हैं, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैलोजन को हैलोजन बोलते हैं। फ्लोरीन आ गया, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एटसेट्रा, ये सब चीज को हम क्या बोलते हैं, हैलोजन। ये सब क्या होता है कि एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके किसी हाइड्रोकार्बन चेन में लग जाएगा। इसके बारे में हम लोग पढ़वे करेंगे लोग। अल्डिहाइड, अल्डिहाइड किसको बोलेंगे, कार्बन है, कार्बन से अगर एक हाइड्रोकार्बन चेन के लिए खाली हो, ऑक्सीजन से बॉन्डेड हो डबल बॉन्ड से, और एक और से हाइड्रोजन बॉन्डेड हो, तो ये ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, अल्डिहाइड। ध्यान से, कार्बन गारंटी है कि कार्बन एक और से हाइड्रोजन होना ही चाहिए और एक और से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ होना चाहिए। तो इस फंक्शनल ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, अल्डिहाइड। ये अल्डिहाइड के फंक्शनल ग्रुप हो गया। कीटोन की बात करें तो देखो, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से इसमें है और हाइड्रोजन से इसमें है। इसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से होता है, लेकिन Na कहीं भी एगो हाइड्रोजन से बॉन्डेड नहीं होता है। यही डिफरेंस होता है अल्डिहाइड और कीटोन में, कि अल्डिहाइड में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ एगो हाइड्रोजन भी रहता है कार्बन के साथ, डायरेक्टली कार्बन के साथ, लेकिन इसमें जिस कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड से, उस कार्बन से डायरेक्टली क्या होगा कि कोई भी हाइड्रोजन इधर या इधर जुड़ा हुआ नहीं रहेगा। तो ये ग्रुप को हम कौन सा ग्रुप बोलते हैं, कीटोन। इसमें इधर भी कोई एक चेन रहता है हाइड्रोकार्बन का और इधर भी एक चेन रहता है, ठीक है। अल्कोहल की बात करेंगे तो ये एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, माने बॉन्ड OH, कार्बन से जुड़ा रहेगा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से जुड़ा रहेगा हाइड्रोजन, इसको हम क्या बोलते हैं, अल्कोहल। ध्यान से देखो, कार्बन के साथ ऑक्सीजन हाइड्रोजन इसमें भी है, और कार्बन के साथ मान लो कि अगर हम यहाँ पे कोई कार्बन रखते हैं तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इसमें भी है। दोनों में अंतर ये है कि अल्डिहाइड की बात करें, किसकी बात करें हम, अल्डिहाइड की बात करें, इसमें कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड से, और कार्बन से ही डायरेक्टली हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है सिंगल बॉन्ड से, तो ये क्या हो गया, अल्डिहाइड। और अगर कीटोन की बात करेंगे, इसकी कीटोन की बात करेंगे तो कार्बन से जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन। दोनों में ऑक्सीजन हाइड्रोजन इसमें भी है, इसमें भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। दोनों में अंतर क्या है, इसमें ऑक्सीजन कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और इसमें सिंगल बॉन्ड से। इसमें हाइड्रोजन डायरेक्टली कार्बन से जुड़ा हुआ है और इसमें हाइड्रोजन कार्बन से डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है और ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप को हम क्या बोल देंगे, अल्कोहल, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ये हमारा हो गया अल्कोहल, हाइड्रोक्सिल। कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें क्या होगा, एसिड है ना, देखो इन दोनों को मिला दो, इसको और उसको क्या करो कि मिला दो, मतलब इसमें कार्बन के साथ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा कि ऑक्सीजन भी रहेगा। तो इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो ये हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, यही नाम बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो ये हमारा एसिड ग्रुप हो गया हाइड्रोकार्बन का, COOH। ये दोनों को जोड़ दिया जाता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ भी है, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ भी है और एगो हाइड्रोजन के साथ भी है जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। इधर कोई हाइड्रोकार्बन का चेन रहे या हाइड्रोजन रहे कोई दिक्कत नहीं है। ईस्टर, कार्बन इसमें दूर से रहता है, कार्बन ये हाइड्रोजन हटा दिया जाएगा, ऑक्सीजन और हेने भी एगो ग्रुप रहेगा चेन का, हेने भी एगो, माने इधर भी एगो हाइड्रोकार्बन रहेगा, जैसे यहाँ पे कहीं एगो हाइड्रोकार्बन का चेन रहेगा, यहाँ पे एक इधर हाइड्रोकार्बन का चेन रहेगा, एक इधर चेन रहेगा, होगा ना, एक यहाँ पे हाइड्रोकार्बन का चेन रहेगा, वैसे ही इसमें इधर भी रहेगा और इधर भी रहेगा, और ये बीच वाला पार्ट को हम सिर्फ क्या बोलेंगे, ईस्टर। ये हमारा ईस्टर ग्रुप हो गया। ध्यान से बात समझो, इधर भी हाइड्रोजन नहीं आएगा और इधर भी हाइड्रोजन नहीं आएगा, इसलिए कि अगर इधर हाइड्रोजन आ जाए तो ये COOH बन जाएगा, और जब ये COOH बन जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, एसिड। और इधर का भी वही बात है, समझ में आ रहा है ना। इसलिए इधर भी कोई एक कार्बन ही रहना चाहिए और इधर भी कोई एक कार्बन रहना चाहिए, हाइड्रोजन नहीं रहना चाहिए। तो ये हो जाएगा ईस्टर, ये COOH ये क्या हो जाएगा, एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बॉन्ड OH अल्कोहल, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये हो गया C डबल बॉन्ड OH क्या, अल्डिहाइड। और ये तो किसी भी कोई भी चेन के साथ, ये यहाँ पे क्लोरीन लग गया, चाहे फ्लोरीन लग गया, चाहे ब्रोमीन लग गया। नॉर्मली हम लोग हाइड्रोजन को X से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं RX, ठीक है। यहाँ पे R लगा दो तो ये RCOH, ये हो गया अल्डिहाइड, ROH कर लेंगे तो अल्कोहल हो गया,
RCOOH कर लेंगे तो ये सीट ग्रुप हो गया, RCOOR कर लेंगे तो ईस्टर हो गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं हाइड्रोजन से। ठीक, हाइड्रोजन से कौन सा फंक्शनल ग्रुप बनेगा? हेलो अल्केन। देखो हाइड्रोजन से कौन सा फंक्शनल ग्रुप बनता है? हाइड्रोजन फंक्शनल ग्रुप से अगर अल्केन में लग जाएगा तो क्या बन जाएगा? हेलो अल्केन। होगा क्या? तो इसे मान लो कि हमारे पास यहाँ पे अल्केन है, क्या है? अल्केन। अब अल्केन से एगो हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा। जब अल्केन से एगो हाइड्रोजन निकलता है तो क्या बनता है? अल्काइल। तो ये हमारे पास क्या हो गया? अल्काइल। और इसमें जुट जाएगा एगो कोनो भी हाइड्रोजन। ठीक है, मान लो कि हम इसको क्लोरीन कर दिए, चाहे सीधे हम हाइड्रोजन कर दिए, एक से रिप्रेजेंट कर दिए, तब ये बन जाएगा हमारा हेलो अल्केन, ALKANE। ठीक है, तो वही अल्काइल ग्रुप में अगर कोई हाइड्रोजन लग जाए, अल्काइल ग्रुप में कोई हाइड्रोजन लग जाए, जो कंपाउंड बनेगा वो क्या हो जाएगा? हेलो अल्केन। इससे अगर हम बात करें, एक एग्जांपल की बात करें, तो जैसे कि हम फर्स्ट मेंबर की बात करते हैं, तो हेलो अल्केन का अगर जनरल फार्मूला की बात करें तो जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा? GF। देख के लोग दूसरे सोचेगा जनरल फार्मूला। चल, वैसे अल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2 होता है। तो अल्काइल बनने के लिए एगो हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो एगो हाइड्रोजन निकल गया तो +2 से क्या हो जाएगा? +1। दूगो हाइड्रोजन था ला एक्स्ट्रा, एगो हाइड्रोजन निकल गया तो +1 हो गया, और फिर इसके जगह पे आ गया है तो यहाँ पे X लगा दिए। तो ये मेरा जनरल फार्मूला बन गया किस चीज का? हेलो अल्केन का। किस चीज का? हेलो अल्केन का। तो ये हो गया हमारा हेलो अल्केन। अब अगर इसके फर्स्ट मेंबर की बात करेंगे, फर्स्ट मेंबर, इसके फर्स्ट मेंबर का देखो, फर्स्ट मेंबर एक कार्बन का पॉसिबल है, तो एक कार्बन का N के जगह पर 1 पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? CH, 2 एकम 2 और 1 3, CH3, और ये X है ना, मान लो कि ये X है तो हम X मानते हैं कि क्लोरीन ले रहे हैं, ये क्या बन जाएगा? CH3Cl, CH3Cl। तो अब इसका नाम करेंगे तो देखो, नोमेनक्लेट करने के लिए हम हाइड्रोजन के हेलो वर्ड को प्रेफिक्स करते हैं। प्रेफिक्स मतलब पहले लगाते हैं। तो हाइड्रोजन के हेलो, तो ये क्लोरीन है ना, तो क्लोरीन का क्या लगेगा? क्लोरो। और ये कौन से हाइड्रोकार्बन चेन है? मीथेन, तो क्लोरो मीथेन। इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरो मीथेन। अगर 2 कार्बन का रहे तो C2, C2 के बाद H कितना होगा? 2 दूनी 4, 2 6, 6 में से एगो कम 5, और यहाँ पे मान लो कि ब्रोमीन लग गया। इसका नाम क्या लिखेंगे हम लोग? ब्रोमीन का ब्रोमो। 2 कार्बन का है ना, तो ब्रोमो इथेन। तो ये हो गया ब्रोमो इथेन। आयोडीन रहता है यहाँ पे तो आयोडो इथेन। तो ऐसे करके क्लोरो इथेन, फ्लोरो इथेन, ब्रोमो इथेन, ऐसे करके हम क्या करते हैं कि इसको नोमेनक्लेट करते हैं। ठीक है, अगर ब्रांच के बारे में हम बात करेंगे, चलो तो 1 2 3 4, मान लो कि यहाँ पे जुड़ा हुआ है हमारा ब्रोमीन, ये 3 गो है, 1 2 एक गो है 3, ये हो गया। अब हम लोग को इसको नोमेनक्लेट करना है तो लॉन्गेस्ट चेन पेरेंट कार्बन हो गया, और ये हो गया हमारा इसका ब्रांच। अब अगर नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग में ये पहले क्या देखते हैं, इसमें तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है नहीं। अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड रहता तो उसके अकॉर्डिंग हम नंबरिंग करते हैं कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पहले कहां से है, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? ब्रोमीन, जो कि फंक्शनल ग्रुप है, ब्रांच। तो अब हम इस हिसाब से नंबरिंग करेंगे कि ब्रांच पहले किधर से, तो ब्रांच पहले इधर से है कि इधर से है? इस साइड से। तो नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4। अब कितने नंबर कार्बन पे ब्रोमीन है? 2, तो क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो। 4 कार्बन का नो पेरेंट है ब्यूटेन, ये क्या हो गया? 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अच्छा, अगर ये ब्रोमीन यहाँ से यहाँ, अगर हम इसको यहाँ पे रख देते हैं तब इधर से गिनते हैं
और जब इधर से गिनते हैं तो 1 2 सेम वही बनता है, 2 ब्रोमो ही बनता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर ज्यादा बढ़ के बना दिए 1 2 3 4 5 यहाँ पे लगा दिए कोई क्लोरीन, देखो 1 2 3 थर्ड कार्बन पे है तो इसका क्या हो जाएगा 3 क्लोरो, 5 कार्बन का है ना पेंटेन, तो इसका क्या हो जाएगा 3 क्लोरो पेंटेन, क्योंकि थर्ड कार्बन पे इधर से भी गिनेंगे तो 3 आया है, इधर से भी गिने हैं तो 3 आया है, तो गिनते हैं उधर से जिधर से कम आता है, तो दोनों ओर से तो बराबर आ रहा है, तो गिनने में कोई लोचा नहीं है, तो इधर से तो 3 क्लोरो 5 कार्बन का पेरेंट का पेंटेन, तो 3 क्लोरो पेंटेन। तो